रात का वक्त था। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा रामगढ़ शांत दिखाई देता था। ठंडी हवाएं पेड़ों की डालियों से टकराकर अजीब सी सीटी जैसी आवाज कर रही थीं। सड़क पर बमुश्किल ही कोई इंसान दिखाई दे रहा था। इस कस्बे में एक पुराना, लगभग 100 साल पुराना अस्पताल था, सेंट मेरी हॉस्पिटल। यह अस्पताल अंग्रेजों के जमाने में बना था, लेकिन पिछले कई सालों से इसे भुथा कहा जाने लगा था। कस्बे के लोग दावा करते थे कि वहाँ से रात को किसी औरत की चीख सुनाई देती है, कभी बच्चों के रोने की आवाज आती है तो कभी किसी की परछाई बिना वजह दिखाई देती है। ज्यादातर लोग उस जगह से दूर ही रहते थे, मगर हाल ही में वहाँ कस्बे की नगर पालिका ने मरम्मत का काम शुरू कराया। इसी काम के लिए आदित्य, एक 28 वर्षीय सिविल इंजीनियर को नियुक्त किया गया था। आदित्य दिल्ली से आया था और उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। पहली बार जब उसने अस्पताल की जर्जर इमारत देखी तो उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। पुरानी इमारतों का शौक उसे बचपन से था। टूटी फूटी दीवारें, जगह जगह काई जमी हुई, टूटा हुआ लकड़ी का गेट और अंदर फैली अजीब सी सीलन की बदबू, ये सब देखकर भी उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि उत्सुकता झलक रही थी। लेकिन जब आदित्य उस गेट से अंदर कदम रखता है तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका लगता है, जैसे किसी ने पास से गुजरते हुए उसे छुआ हो। वह थोड़ा रुकता है मगर फिर सिर झटककर अंदर बढ़ जाता है। अंदर का दृश्य और भी अजीब था। लंबा चौड़ा कॉरिडोर, दीवारों पर पुराने पेंट की परतें उखड़ी हुई, हर जगह अंधेरा और सन्नाटा। केवल उसकी टॉर्च की रोशनी ही उस अंधकार को काट रही थी। अचानक उसे लगता है कि किसी कमरे से हल्की सी आहट आई है, जैसे कोई दरवाजा धीरे से बंद हुआ हो। वह मुड़कर देखता है मगर वहाँ कुछ नहीं होता। वह हंसते हुए बड़बड़ाता है, शायद चूहा होगा या हवा। उसके साथ काम करने वाले मजदूर अगली सुबह आने वाले थे। आज वह अकेला इमारत का मुआयना करने आया था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है उसे बार बार लगता है कि कोई उसकी पीठ के पीछे चल रहा है। वह रुककर पीछे देखता है, सन्नाटा। वह फिर आगे चलता है, कदमों की आहट जैसे उसके साथ साथ। उसके मन में थोड़ी बेचैनी होने लगी, मगर वह अपने आप से कहता रहा, ये सब वहम है आदित्य, तू इतना बड़ा इंजीनियर है, डर मत। वह आगे बढ़कर एक पुराने वार्ड में पहुंचता है। कमरे में टूटी खाटें पड़ी थीं, दीवार पर धुंधले से अंग्रेजी के शब्द लिखे थे, डोंट कम बैक। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वह हाथ से धूल साफ करता है और पढ़ता है, सच में वहाँ लिखा था, डोंट कम बैक। अरे ये किसी ने मजाक में लिखा होगा। वह खुद को दिलासा देता है, लेकिन तभी उसे कमरे के कोने से हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई देती है। उसकी टॉर्च की रोशनी उस ओर जाती है और उसे कुछ पल के लिए लगता है कि वहाँ खड़ा कोई इंसान पल भर को दिखाई दिया। वह चौंककर टॉर्च का फोकस ठीक करता है, मगर कुछ भी नहीं था। उसका गला सूख गया था। वह तय करता है कि आज यहीं तक काफी है। जल्दी से वह बाहर निकलने लगता है। जैसे ही वह मुख्य गेट से बाहर आता है उसे फिर वही ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। इस बार उसके कानों में किसी औरत की फुसफुसाहट सी सुनाई देती है, रुक जाओ। वह एकदम ठिठक जाता है, लेकिन जब वह इधर उधर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। अगली सुबह जब मजदूर आए तो आदित्य ने पिछली रात वाली घटनाओं का जिक्र किसी से नहीं किया। उसे लगा कि अगर वह कहेगा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। काम शुरू हो गया। पुरानी दीवारें तोड़नी थीं, छत की जांच करनी थी और नई मरम्मत की योजना बनानी थी। मजदूरों ने हंसते हुए कहा, साहब ये अस्पताल सच में भुथा है, रात को कोई यहाँ ठहरता नहीं। आदित्य मुस्कुरा दिया, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब अंधविश्वास है। मगर उसके दिल में रात का अनुभव अब भी गूंज रहा था। दोपहर के वक्त आदित्य अकेला अस्पताल के पिछले हिस्से में गया। वहाँ एक पुराना रिकॉर्ड रूम था, जहाँ पुराने मरीजों की फाइलें रखी थीं। कमरे का दरवाजा जंग खा चुका था। उसने जोर लगाकर उसे खोला तो भीतर अंधेरे और धूल का ढेर था। फाइलें बिखरी पड़ी थीं, कुछ अलमारियों में, कुछ जमीन पर। उसने टॉर्च जलाई और इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक मोटी सी लाल फाइल पर पड़ी। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, केस 947 अंजलि देवी। उसने फाइल उठाई और खोली। उसमें लिखा था कि अंजलि देवी एक युवा महिला थी जिसे 1947 में इस अस्पताल में भर्ती किया गया था। रिपोर्ट में लिखा था, पेशेंट शोज abnormal behavior, screams at night, claims someone is trying to kill her, multiple attempts of self harm। पन्ने पलटते पलटते आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। आखिरी पन्ने
पन्ने पर लिखा था, डेट ऑफ डेथ 14 अगस्त 1947, कॉज सुसाइड। आदित्य कुछ पल वहीं बैठा रह गया। उसे वही फुसफुसाहट याद आई, रुक जाओ, क्या यह आवाज उसी औरत की थी? शाम को मजदूर अपना काम छोड़कर चले गए। आदित्य वहीं बैठा था, रिपोर्ट पढ़ रहा था। अचानक उसे लगा जैसे पास की खिड़की से किसी ने झांका हो। वह दौड़कर खिड़की तक पहुंचा, मगर बाहर सिर्फ हवा और अंधेरा था। वह लौटने ही वाला था कि पीछे से धीरे धीरे कदमों की आहट आने लगी। उसने पलटकर देखा, कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। फिर अचानक दीवार पर उसकी अपनी परछाई के पास एक और परछाई दिखाई दी। वह किसी औरत की थी, लंबे बाल, सफेद गाउन। आदित्य का शरीर कांप गया। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह डर के मारे जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगा। तभी उसे कॉरिडोर के बीचों बीच जमीन पर एक पुरानी चूड़ी टूटी हुई मिली। उसने झुककर उठाई तो अचानक उसे कानों में महिला की चीख सुनाई दी। आदित्य चीखते हुए बाहर भागा। उस रात वह होटल में अपने कमरे में बैठा सोचता रहा। फाइल में लिखी अंजलि देवी, क्या उसी की आत्मा यहाँ भटक रही है? उसके मन में सवाल उमड़ने लगे। उसने आत्महत्या क्यों की और क्यों आज भी उसकी आत्मा अस्पताल में कैद है? आदित्य ने तय किया कि वह अगले दिन और गहराई से जांच करेगा। अगली सुबह वह मजदूरों को छोड़कर अस्पताल के पिछले हिस्से में गया। वहाँ एक वार्ड था जिस पर बड़ा ताला लगा था। दरवाजे पर लिखा था, वार्ड नो 3 रिस्ट्रिक्टेड। मजदूरों ने बताया कि इस वार्ड में किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। अंग्रेजों के जमाने में यहाँ मानसिक रोगियों को रखा जाता था। आदित्य ने ताला तोड़ने का आदेश दिया। जब दरवाजा खुला तो अंदर से इतनी तेज बदबू आई कि सबने नाक पर रुमाल रख लिया। अंदर दीवारों पर खरोंचें बनी थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से जोर जोर से दीवार पर कुछ लिखा हो। एक कोने में टूटी हुई चारपाई थी जिस पर अब भी जंग लगी जंजीरें बंधी थीं। आदित्य ने टॉर्च डाली तो दीवार पर खून जैसे धब्बे दिखाई दिए और उन्हीं खरोंचों के बीच बार बार एक ही शब्द लिखा था, मुक्ति। आदित्य का खून जम गया। मजदूर डर के मारे बाहर भाग गए। अब वह अकेला खड़ा था। तभी अचानक वार्ड का दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसने जोर से खींचा मगर दरवाजा नहीं खुला। फिर उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। ठंडी सांसें उसकी गर्दन से टकराईं। धीरे धीरे एक महिला की आवाज गूंजी, मुझे आजाद करो। आदित्य के हाथ कांपने लगे। वह चिल्लाने ही वाला था कि दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया। वह भागकर बाहर आ गया। आदित्य अब इस रहस्य में फंस चुका था। वह डर भी रहा था और जिज्ञासु भी। हर रात उसके सपनों में वही महिला दिखाई देती, लंबे बाल, सफेद गाउन और आँखों में गहरा दुख। वह सपनों में भी कहती, मुझे मुक्ति दिलाओ। अगले दिन आदित्य ने सोचा कि अस्पताल के बारे में कस्बे के बुजुर्गों से पूछना चाहिए। वह पास के चाय ढाबे पर गया जहाँ अक्सर बूढ़े लोग बैठते थे। वहाँ उसे रघुनंदन काका मिले जिनकी उम्र लगभग 80 साल थी। जब आदित्य ने सेंट मेरी हॉस्पिटल का जिक्र किया तो काका का चेहरा गंभीर हो गया। बाबू, उस जगह का नाम मत लो, वहाँ की दास्तान बहुत ही काली है। आदित्य ने आग्रह किया, काका मुझे बताइए सच क्या है? काका ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, आजादी से पहले उस अस्पताल में अंग्रेज डॉक्टर काम करते थे। वहाँ मानसिक रोगियों को लाया जाता था, लेकिन बहुत बार वे असली रोगी नहीं होते थे बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग होते थे। आदित्य चौंक गया। मतलब? काका बोले, उन्हें पागल घोषित करके अस्पताल में डाल दिया जाता था। वहाँ उन पर जुल्म होते थे। उन्हें दवाइयों के नाम पर यातना दी जाती थी। कई लोग वहीं दम तोड़ देते। आदित्य को याद आया, फाइल में लिखा था अंजलि देवी। काका ने आगे कहा, अंजलि एक देशभक्त औरत थी। उसने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ आवाज उठाई थी। उसे पागल ठहराकर वार्ड नंबर 3 में डाल दिया गया। कहते हैं उसने बार बार न्याय मांगा मगर उसे यातनाएं दी गईं। आखिर उसने अपनी जान ले ली। आदित्य सन्न रह गया। तो यही वजह थी कि उसकी आत्मा आज भी भटक रही थी। उस रात आदित्य फिर अस्पताल गया। अब उसे डर तो था मगर कहीं न कहीं वह महसूस कर रहा था कि उस औरत की आत्मा उसे मदद के लिए बुला रही है। वह सीधा वार्ड नंबर 3 में पहुंचा। इस बार दरवाजा बिना ताले
उजाले के था। अंदर वही अंधेरा और सीलन। अचानक कमरे के कोने से रोने की आवाज आने लगी। उसने टॉर्च घुमाई, वहाँ कोई औरत जमीन पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, हाथों में चूड़ियाँ टूटी हुई और आँखों से आंसू बह रहे थे। आदित्य का दिल रुक सा गया। उसने डरते डरते कहा, तुम अंजलि हो? औरत ने धीरे से चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ, मुझे न्याय चाहिए। आदित्य कांपने लगा। वह कहने ही वाला था कि अचानक पूरा वार्ड अंधेरे में डूब गया। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अब चारों ओर सिर्फ फुसफुसाहट गूंज रही थी, मुक्ति, मुक्ति, मुझे मुक्त करो। आदित्य घबराकर बाहर भागा, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। उसके चारों ओर साए घूमने लगे, कभी किसी की हंसी, कभी चीख, कभी बच्चों के रोने की आवाजें। वह बुरी तरह चिल्लाया, मैं मदद करूंगा, प्लीज मुझे जाने दो। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और वह बाहर गिर पड़ा। अगली सुबह आदित्य कस्बे के नगर पालिका दफ्तर पहुंचा। उसने पुराने रिकॉर्ड मांगे। घंटों की मेहनत के बाद उसे एक फाइल मिली जिसमें दर्ज था 14 अगस्त 1947 की रात वार्ड नंबर 3 में कैद रोगी अंजलि देवी ने आत्महत्या की। लेकिन कई गवाहों ने कहा कि उसने खुद जान नहीं दी, बल्कि उसे जबरदस्ती मार दिया गया। फाइल में यह भी लिखा था कि उस रात अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई थी और कई दस्तावेजों को जलाकर मिटा दिया गया। आदित्य समझ गया कि अंजलि की आत्मा इसलिए बेचैन है क्योंकि उसकी मौत का सच कभी सामने नहीं आया। उस रात आदित्य होटल में अपने कमरे में सो रहा था। अचानक आधी रात को खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। आंख खुलते ही उसने देखा कि कमरे की दीवार पर वही परछाई दिखाई दे रही थी, लंबे बालों वाली औरत की। धीरे धीरे वह परछाई असली रूप लेने लगी। वह औरत उसके सामने खड़ी थी, चेहरा पीला, आंखें खून से भरी, होठों से खून टपक रहा था। वह चीखी, सच को बाहर लाओ वरना तुम भी यहीं फंस जाओगे। आदित्य घबराकर कमरे से बाहर भागा। गलियारे में जाते ही उसने देखा सब कुछ बदल चुका था। होटल की जगह वही अस्पताल था। चारों तरफ टूटी खाटें, बदबू और सन्नाटा। वह समझ गया कि आत्मा ने उसे अपने संसार में खींच लिया है। आदित्य घबराहट में इधर उधर भाग रहा था। उसने साफ देखा कि होटल का गलियारा अचानक उसी पुराने अस्पताल में बदल चुका था। दीवारों से खून रिस रहा था, छत से टूटी हुई लाइटें लटक रही थीं और चारों तरफ चीखों की गूंज थी। उसके कानों में अलग अलग आवाजें गूंज रही थीं। बचाओ, मुझे मत मारो, डॉक्टर रुक जाओ। हर आवाज डर और दर्द से भरी थी। आदित्य का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सीधा दौड़कर वार्ड नंबर 3 में पहुंचा। दरवाजा खुला और उसने देखा अंदर बहुत से साये कैद थे, जैसे दर्जनों आत्माएं वहां भटक रही हों। हर साया किसी न किसी इंसान का था, कोई औरत, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा। उनकी आंखें खाली थीं, जैसे किसी ने उनकी आत्मा को कैद कर लिया हो। आदित्य ने डरते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो? सबने एक साथ फुसफुसाकर कहा, हम वो हैं जिन्हें यहाँ मार डाला गया। हमारे साथ अन्याय हुआ, हमें मुक्ति चाहिए। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा उन सब में से एक औरत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, वही सफेद गाउन वाली अंजलि देवी। उसका चेहरा दुख और गुस्से से भरा था। उसने हाथ उठाकर कहा, आदित्य, तुम ही वो इंसान हो जो सच को बाहर ला सकते हो, लेकिन अगर तुमने हमें धोखा दिया तो तुम्हारी आत्मा भी यहीं सदा के लिए कैद हो जाएगी। अचानक पूरे वार्ड में अंधेरा छा गया। आदित्य ने महसूस किया कि दर्जनों परछाइयां उसके चारों तरफ घूमने लगी हैं। कभी कोई उसके कान में चीखता, कभी कोई उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करता। उसका गला सूख गया, सांसें तेज हो गईं। वह चिल्लाया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं सच बाहर लाऊंगा। तभी सारी परछाइयां रुक गईं। अंजलि देवी की आत्मा ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, हम पर हुए जुल्म का सच सबको बताना, तभी हम मुक्त होंगे। अचानक सब कुछ गायब हो गया। आदित्य ने खुद को फिर होटल के कमरे में पाया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। सच उजागर करने का फैसला। सुबह होते ही आदित्य सीधे अखबार के दफ्तर गया। उसने पत्रकारों को बुलाया और सेंट मेरी हॉस्पिटल की सच्चाई बताई। शुरू में किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने नगर पालिका की पुरानी फाइलें दिखाईं, जिनमें अंजलि देवी और बाकी लोगों की मौत दर्ज थी, तब पत्रकार चौंक गए। उन्होंने जांच शुरू की और धीरे धीरे सारे सबूत इकट्ठा किए, लेकिन सच उजागर करना आसान नहीं था। जांच के बीच में ही एक पत्रकार अचानक गायब हो गया। लोगों ने कहा कि उसने रात को अस्पताल के अंदर जाने की हिम्मत की थी और फिर कभी
कभी वापस नहीं लौटा। आदित्य समझ गया कि आत्माएं अब भी बेचैन थीं। उन्हें सिर्फ खबर नहीं चाहिए थी, बल्कि सही मायनों में न्याय चाहिए था। उस रात आदित्य अपने कमरे में बैठा था। अचानक खिड़की के शीशे पर खून के धब्बे उभर आए। उसके बाद शीशे पर शब्द लिखे गए, जल्दी करो, हमें मुक्ति चाहिए। फिर खिड़की के बाहर वही औरत खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों से खून टपक रहा था। आदित्य का दिल कांप गया। वह समझ गया कि समय उसके पास बहुत कम है। अगले दिन एक और घटना हुई। मरम्मत का काम करने आए मजदूरों में से एक अचानक छत से गिरकर मर गया। लोगों ने कहा कि उसने मजाक में वार्ड नंबर 3 की दीवार पर खरोंचकर लिखा था, भूत झूठ है। उसके मरने से सब मजदूर काम छोड़कर भाग गए। अब अस्पताल एक बार फिर वीरान हो गया। आदित्य अब पूरी तरह अकेला रह गया था। उसके दिमाग में गूंज रहा था, अगर मैंने इस सच को सामने नहीं लाया तो ये आत्माएं मुझे भी नहीं छोड़ेंगी। आदित्य अब डर और साहस की सीमा पर खड़ा था। 4000 शब्दों की कहानी में जितना कुछ उसने सहा था, उससे साफ हो चुका था कि सेंट मेरी हॉस्पिटल की आत्माएं केवल इंसानों को डराना नहीं चाहती, वे न्याय और मुक्ति चाहती हैं। उस रात आदित्य ने तय किया कि वह अस्पताल की पूरी सच्चाई सबके सामने लाएगा। उसने पत्रकारों, कस्बे के कुछ बुजुर्गों और नगर पालिका के अफसरों को एक बैठक में बुलाया। यह अस्पताल केवल पुरानी इमारत नहीं है, आदित्य ने गहरी आवाज में कहा। यहाँ आजादी से पहले निर्दोष लोगों को यातनाएं दी गयी और उनकी आत्माएं अब भी यहीं कैद हैं। हमें इनके लिए कुछ करना होगा। कई लोग हंस पड़े, आदित्य जी, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन तभी बुजुर्ग रघुनंदन काका खड़े हुए और बोले, नहीं, मैं गवाह हूँ। मैंने अपनी आँखों से अंजलि देवी को यहाँ लाया जाता देखा था। मैंने उसकी चीखें सुनी थी। ये सब सच है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आदित्य ने सबको अस्पताल आने के लिए राजी किया। रात के समय करीब 10 लोग टॉर्च और कैमरे लेकर अस्पताल पहुँचे। जैसे ही सब अंदर गए, माहौल बदल गया। ठंडी हवा, अजीब बदबू और खाली कॉरिडोर की गूंज। एक पत्रकार कैमरे से शूट कर रहा था। वह फुसफुसाया, अगर सच में यहाँ कुछ है तो आज रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वे वार्ड नंबर 3 में पहुँचे, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। सब डरकर चीख उठे। अचानक कमरे की लाइट्स अपने आप जल उठी। दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभर आए, हमें न्याय दो। फिर दर्जनों परछाइयां चारों ओर घूमने लगी। किसी ने पत्रकार का कैमरा छीनकर फेंक दिया। किसी और ने एक अफसर को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। और तभी कमरे के बीचों बीच अंजलि देवी की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा डरावना। उसने सबकी तरफ हाथ फैलाए और कहा, तुम सबको सच जानना होगा। जो मेरे साथ हुआ वही इन सबके साथ हुआ। हमें पागल कहकर कैद किया गया, यातनाएं दी गयी और मार दिया गया। जब तक हमारी कहानी इस मिट्टी में दर्ज नहीं होगी, हम मुक्त नहीं होंगे। कुछ लोग दरवाजा तोड़कर भागना चाहते थे, लेकिन दरवाजा अटक गया। आदित्य आगे बढ़ा और बोला, मैं कसम खाता हूँ, मैं आपकी कहानी सबको बताऊंगा। आपका सच कभी दबेगा नहीं। अंजलि की आत्मा ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन तभी बाकी आत्माएं चीखने लगी, वो झूठ बोल रहा है, कोई हमें नहीं बचा सकता, सब इंसान धोखेबाज हैं। कमरे का तापमान गिरने लगा, सांसें जमने लगी। आदित्य घुटनों के बल बैठ गया और जोर से चिल्लाया, नहीं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। अगर मैं झूठा निकला तो मेरी आत्मा भी यहीं कैद हो जाए। पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। अंजलि की आत्मा आगे बढ़ी। उसने अपना ठंडा हाथ आदित्य के सिर पर रखा और बोली, तो साबित करो। उस पल आदित्य ने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल रही हो। वह गिर पड़ा बेहोश। जब उसे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। वह वार्ड नंबर 3 के बाहर पड़ा था और बाकी लोग उसके आसपास। सबका चेहरा सफेद था। उन्होंने भी सब कुछ देखा था। अब कोई शक नहीं रहा कि आत्माएं सचमुच थीं। पत्रकारों ने तुरंत खबर छाप दी। सेंट मेरी हॉस्पिटल का काला सच, आजादी के सिपाहियों को पागल घोषित कर यातनाएं दी गयी। यह खबर अखबारों और टीवी चैनलों पर फैल गई। सरकार ने जांच बिठाई और अस्पताल को एक
स्मारक घोषित कर दिया। उस रात आदित्य फिर अस्पताल गया। वह वार्ड नंबर 3 में खड़ा होकर बोला, अब तुम्हारा सच सबको पता है, अब तुम आजाद हो। धीरे धीरे कमरे की दीवारों पर लिखे खून के धब्बे मिटने लगे, परछायां गायब होने लगी। आखिर में केवल अंजलि देवी की आत्मा बची। उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद आदित्य, अब हमें मुक्ति मिल गई। उसका चेहरा धीरे धीरे प्रकाश में बदल गया और हवा में विलीन हो गया। कमरे में पहली बार शांति थी। कुछ दिनों बाद अस्पताल को तोड़कर उसकी जगह एक स्मारक बना दिया गया। वहाँ पत्थर पर लिखा गया, यहाँ उन आत्माओं की याद में स्मारक है जिन्हें अन्याय और यातना में अपनी जान गंवानी पड़ी। उनकी आत्माएं अब स्वतंत्र हैं। आदित्य जब भी उस जगह जाता उसके मन में अजीब सुकून होता। उसे पता था कि उसने सचमुच किसी को मुक्ति दिलाई है। लेकिन कभी कभी गहरी रातों में जब वह अकेला होता, उसे अब भी किसी फुसफुसाहट की गूंज सुनाई देती है।